दोस्तों, आज हम एडिटोरियल पर बात करने जा रहे हैं और आज का जो एडिटोरियल जो शीर्षक है वो संबंधित है कुपोषण से। जैसे कि आजकल जो कोरोना महामारी चल रही है, तो उसमें कुपोषण की जो स्थिति है उसके संबंध में उसकी चिंता जाहिर की गई है कि ऐसी स्थिति में कुपोषण की क्या स्थिति है देश में, विश्व में। तो इसके संबंध में हम आज बात करेंगे। तो इससे शुरू करने से पहले चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि दुनिया भर में बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। विकासशील और गरीब देशों में यह समस्या ज़्यादा है। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि पिछले 3 दशक से दुनिया में तमाम देश बच्चों के कुपोषण समस्या से निपटने के लिए संजीदगी से काम कर रहे थे। और ऐसे हो पाने का एक कारण यह माना है कि वैश्विक आर्थिक विकास से ये गुंजाइश बनी। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद कोई बहुत उत्साहजनक नतीजे देखने को नहीं मिले। फिर मौजूदा वैश्विक मंदी और महामारी ने बच्चों पर कुपोषण की आफत का अंदेशा और बढ़ा दिया है। इस बात की तस्दीक पिछले पखवाड़े संयुक्त राज्य के 2 बड़े अधिकारियों के बयानों से भी हो रही है। ये 2 अधिकारी हैं संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक प्रमुख रोजमेरी डिकार्लो और संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी मामलों के प्रमुख मार्क लेकोक ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को आग्रह किया कि कोरोना संकट ने आर्थिक रूप से कमज़ोर देशों की स्वास्थ्य परिस्थितियों पर बहुत बुरा असर डाला है। लिहाजा उन देशों में गरीब और भुखमरी बढ़ेगी, नागरिकों की औसत आयु कम होगी जाएगी और शिक्षा की स्थिति खराब हो जाएगी। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों की मौतों की संख्या बढ़ जाएगी। जाहिर है कि यह अंधे से फिजूल नहीं है। हाल में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना आने के बाद से दुनिया में हर महीने कमोबेश 10,000 बच्चे सिर्फ भूख से मर रहे हैं। आर्थिक मंदी के गंभीर होने पर यह आंकड़ा और भयावह हो सकता है। अगर भारत के संदर्भ में इसे देखें तो इस समय आर्थिक मंदी का सबसे घना साया हमारी कुपोषण ही है। विशेषज्ञों ने यह हिसाब लगा कर भी बता दिया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में बाकी बचे 6 महीनों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के आसार नहीं है। वैसे भी इस साल की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में शून्य से भी -23.9% की गिरावट के बाद आर्थिक स्थिति को लेकर दुविधा में रहने का कोई कारण बचा ही नहीं। दूसरी ओर कोरोना अभी भी अपनी चरम स्थिति में पहुंचा नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि संकट काल में आगे क्या करना जरूरी होगा। खासतौर पर हालात से जूझने के लिए प्राथमिकताएं तय करना ही पड़ेगी और तत्कालिक व दीर्घावधि की योजना फ़ौरन बनानी पड़ेगी। बेशक तत्कालिक योजनाओं में देश में काम धंधों को पटरी पर लाना पहला काम होगा, लेकिन दीर्घावधि की योजनाओं में आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। जाहिर है कि उसके लिए देश के बच्चों के स्वास्थ्य को इस आफत से बचाना उतना ही ज़रूरी है। बच्चों में कुपोषण के मोर्चे पर दुनिया में कितना भी काम क्यों ना हुआ हो, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि अपने देश में आज भी 5 साल से कम उम्र के करीब 8,80,000 बच्चे हर साल मर रहे हैं। इनमें 69% बच्चों की मौत सिर्फ कुपोषण से होती है। यह आंकड़ा यूनिसेफ की रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2019 का है। हालांकि सरकार इस आंकड़े को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती दिखती है। उसका तर्क होता है कि पिछले कुछ दशकों से बाल विकास के संकेतकों में सुधार आया है। बेशक पिछले 30-40 साल के दौरान रही तमाम सरकारों ने बच्चों पर ज़्यादा खर्च करके हालात को कुछ संभाला है। इसी दौरान स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की विश्व प्रसिद्ध योजना का क्रियान्वयन भी हुआ है। पिछले दशक में खाद्य सुरक्षा कानून ने भी काफ़ी असर डाला है। इसका सीधा असर बच्चों में पोषण से जोड़ा जा सकता है। लेकिन इधर कुछ वर्षों में जिस तरह से आर्थिक तंगी बढ़ी है, उससे इस तरह की योजनाओं को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के काम में अड़चनें आई हैं। कई तिमाहियों से जिस तरह से देश की माली हालत गिरावट पर है, उसका असर बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने की योजनाओं पर पड़ा है। इधर लगातार बढ़ती आबादी ज़्यादा सरकारी खर्च की मांग कर रही है। गौरतलब है कि दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हम भुखमरी के वैश्विक सूचकांकों में अति गंभीर श्रेणी में है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 117 देशों के बीच हमारा नंबर 102वां है। यानी देश की मौजूद
माली हालत में मद्देनज़र यह मानने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि बच्चों में कुपोषण की समस्या और गहराती जाने वाली है। यहाँ जब बच्चों और किशोरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सवाल है तो यह भी तय है कि इसके लिए पर्याप्त मात्रा में धन की दरकार होगी। अलबत्ता सरकार के तरफदार विशेषज्ञ एक ही बात निकाल कर लाएंगे, अगर आर्थिक मोर्चे को संभाल लिया जाए, यानी पहले सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा लिया जाए तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका जवाब भी दिया जाना चाहिए कि माली हालत सुधारने का काम लंबा खींचने वाला है। इस मोर्चे पर पिछले 2 साल से हम जिस तरह से लगातार नीचे आते जा रहे हैं, उसके मद्देनज़र आने वाले 2 साल में किसी चमत्कार की उम्मीद बेमानी है और तब तक स्थायी नुकसान हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा अंदेशा बच्चों की एक भरी पूरी पीढ़ी के अविकसित या कमज़ोर हो जाने का है। यह अपूरणीय क्षति होगी। हम कितना भी साबित करते रहे कि आर्थिक मोर्चे को फतह करने में तमाम मोर्चे खुद ब खुद फतह हो जाते हैं, लेकिन क्या यह देखा जाना जरूरी नहीं है कि आर्थिक वृद्धि क्या और कितनी कीमत चुकाकर हासिल होगी। यह समय ध्यान रखने का है कि देश में आर्थिक वृद्धि और निवेश बढ़ाना पहली शर्त है। अब तक का अनुभव है कि उत्पाद कार्यों में निवेश को चक्कर में सामाजिक ज़रूरतों से ध्यान हट जाता है। बच्चों और किशोरों के लिए कल्याणकारी कार्य अक्सर इसलिए पीछे छूट जाते हैं क्योंकि उसके तत्काल पूंजी निर्माण नहीं होता। लेकिन विशेषज्ञों की जिम्मेदारी है कि वे सरकार को याद दिलाते रहें कि बच्चे और किशोर ही भविष्य के पूंजी निर्माता हैं। अगर थोड़े समय के लिए भी इस तबके की अपेक्षा होती है तो यही माना जाना चाहिए कि हम भविष्य की कीमत पर वर्तमान गुजार रहे हैं। बच्चों और किशोरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ाने की वकालत करने वालों को पुख्ता दलीलें भी तैयार करनी होगी। तर्क देकर वह यह समझना पड़ेगा कि ऐसे खर्च का एक फौरी फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि जब यह सिद्ध हो चुका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूदा समस्या बाज़ार में मांग कम पड़ जाने में आई है, तो क्या यह याद नहीं दिलाया जा सकता कि बच्चों और किशोरों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज़्यादा निवेश करके भी पैसा नागरिकों की जेब में ही पहुंचता है। इससे बाज़ार की मांग खुद ब खुद बढ़ती है। सरकार को अगर अपने निवेश के लिए कोई क्षेत्र चुनना हो और आर्थिक गतिविधियों को अचानक तेज होते देखना हो तो बच्चों और किशोरों के कल्याण की योजना तेज़ी से क्रियान्वयन करना एक विकल्प क्यों नहीं हो सकता। अलबत्ता कुछ लोग बहस कर सकते हैं कि पैसे आएंगे कहाँ से। जो लोग पैसे की तंगी का तर्क देते हैं उनसे सवाल पूछा जा सकता है कि उत्पाद बढ़ाने के लिए निवेश कहाँ से आएगा, और क्या अब तक ऐसा ही निवेश करके देख नहीं लिया गया। बच्चों पर ख़ासतौर पर उनके पोषण और स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए सीधे उनकी जेब में पैसे डालने की बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। धन्यवाद।